नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उन्नत शिक्षा में। देखिए, हमने मुद्रा व बैंकिंग का पहला जो पार्ट किया था उसमें मैंने केवल मुद्रा से संबंधित जो पार्ट था वह मैंने करवाया था। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, बिंदु थे, वो सारे मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। और अगर आप पहली वाली वीडियो का पार्ट 1 जिसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और ये पार्ट 2 मुद्रा बैंकिंग का, अगर आप ये दोनों वीडियो कर लेते हैं तो मुद्रा और बैंकिंग की जो यूनिट है वह आपकी बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें है वाणिज्यिक बैंक कि वाणिज्यिक बैंक हमारा क्या होता है। वाणिज्यिक बैंक वह वित्तीय संस्था है जो लोगों के रुपए को अपने पास जमा के रूप में स्वीकार करती है तथा उनको उपभोग तथा निवेश के लिए उधार देती है। देखिए, वाणिज्यिक बैंक दो काम करता है। लोगों के रुपए को अपने पास जमा के रूप में स्वीकार करता है, दूसरा उनको उपभोग तथा निवेश के लिए उधार देता है या ऋण प्रदान करता है। ठीक है, आगे है हमारा वाणिज्यिक बैंकों के आधारभूत कार्य कि वाणिज्यिक बैंक जो हमारे हैं वह हमारे क्या क्या कार्य करते हैं। तो देखिए, पहला जो कार्य है उनका सबसे पहला कार्य है जमा स्वीकार करना। लोगों से जमा स्वीकार करना वाणिज्यिक बैंकों का पहला प्रमुख कार्य है। एक वाणिज्यिक बैंक जनता से जमा स्वीकार करता है। लोगों को अपनी नकदी या तो चेक जमा या गैर चेक जमा के रूप में जमा करा सकते हैं। ठीक है, वाणिज्यिक बैंक लोगों से जमा स्वीकार करता है और लोग जो है अपनी नकदी को चेक जमाओं के रूप में या गैर चेक जमाओं के रूप में जमा करवा सकते हैं। पहला है चेक जमाएँ। चेक जमाएँ क्या होती है हमारी? चेक जमाएँ वह जमाएँ जिन्हें किसी भी समय चेक जारी करके निकलवाया जा सकता है। ठीक है, हमने चेक जारी किया और हमने उस जमा को निकलवा लिया, पैसे निकलवा लिए, तो उन्हें क्या कहा जाता है? चेक जमाएँ कहा जाता है। अगला है हमारा गैर चेक जमाएँ। गैर चेक जमाएँ वह जमाएँ होती है जिन्हें चेक जारी करके किसी भी समय निकलवाया नहीं जा सकता। चेक जमाओं को निकलवाया जा सकता है लेकिन गैर चेक जमाओं को नहीं निकलवाया जा सकता। इसकी बजाय इन जमाओं को बैंक एक निश्चित समय अवधि के कोष के रूप में अपने पास रखता है। इन जमाओं को निश्चितकालीन या सावधि जमा भी कहते हैं। यानी कि ये जो जमाएँ होती है ये बैंक में एक निश्चित अवधि के लिए की जाती है तथा इनको उस निश्चित अवधि से पहले नहीं निकाला जाता। यदि निकाला जाता है तो बैंक अपना कुछ चार्जेस उसमें लेता है। इन्हें क्या क्या कहते हैं? सावधि जमा कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। आपने इसके बारे में सुना भी होगा कि फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट सेविंग डिपॉजिट से ज़्यादा होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, पहला वाणिज्यिक बैंकों का कार्य मैंने आपको बताया था जमा स्वीकार करना। दूसरा कार्य है इनका ऋण देना। ठीक है, वाणिज्यिक बैंकों का दूसरा मुख्य कार्य ऋण देना है। बैंक अधिकतर उत्पादक कार्यों के लिए कुछ जमानत के बदले ऋण देते हैं। बैंक जो है ऋण जो देते हैं वो जमानत के बदले देते हैं। उत्पादकों को ऋण प्लांट तथा मशीनरी के लिए दिए जाते हैं। जैसे अगर किसी को बिजनेस करना है और उसे प्लांट तथा मशीनरी खरीदनी है तो उसके लिए ऋण दिए जाते हैं। फिर भी उपभोग के उद्देश्य से भी ऋण दिए जाते हैं, जैसे कार, मोटर बाइक और टिकाऊ वस्तुओं को खरीदने के लिए। यदि हम टिकाऊ वस्तुएं खरीदना चाहते हैं, कार हो गई, मोटर बाइक हो गई, या घर का भी कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उसमें भी हमें लोन दिया जाता है। तो ये दो हमारे वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्य हुए, जमा स्वीकार करना तथा ऋण देना। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो मैंने इसमें लिए हैं। देखिए, लोगों की नगद जमा के आधार पर बैंक नगद रिजर्व का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो बैंक के पास लोगों का नगद पैसा आता है उसके आधार पर बैंक जो है नगद रिजर्व का निर्माण करते हैं। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि बैंक अपने नगद कोषों की तुलना में कई गुना ऋण देते हैं। देखिए, जितना बैंकों के पास पैसा आता है, नकद कोष जो उनके बनते हैं, वे उससे कई गुना ऋण दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है कि कभी भी लोग एक साथ अपना पैसा नहीं निकलवाएंगे। अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट 3, ऋण देने के माध्यम से बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ाते हैं। क्योंकि जब ऋण देंगे, लोगों के पास पैसा आएगा तो क्या होगा? अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी। साख सर्जक की भूमिका के कारण ही बैंकों को आर्थिक समृद्धि के एजेंट कहा जाता है। देखिए, अब ये प्रश्न इसमें महत्वपूर्ण बन जाता है कि आर्थिक समृद्धि के एजेंट किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? बैंकों को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि वे साख सर्जक की भूमिका निभा रहे होते हैं।
अगला पॉइंट है हमारा, वाणिज्यिक बैंकों के नकद कोषों को मुद्रा पूर्ति का घटक नहीं माना जाता। ठीक है, वाणिज्यिक बैंकों के जो नकद कोष है उनको मुद्रा पूर्ति का घटक जो है वो नहीं माना जाता है। ठीक है, आगे है हमारे भारत में मुद्रा पूर्ति के 3 प्रमुख स्रोत। ठीक है, मुद्रा पूर्ति जो अर्थव्यवस्था में होती है तो उसके कौन कौन से 3 प्रमुख स्रोत हैं। देखिए, पहला है केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक क्या काम करता है? नोट जारी करने का केंद्रीय पराधिकारी है, मतलब नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार केवल केंद्रीय बैंक के पास है। दूसरा है केंद्र सरकार, जो सिक्के जारी करती है, सिक्के जारी करने का सारा काम केंद्र सरकार के पास है। वाणिज्यिक बैंक जो अपने नकद कोषों के आधार पर मुद्रा का सृजन करते हैं। ठीक है, वाणिज्यिक बैंक क्या काम करते हैं? नकद कोषों के आधार पर मुद्रा का सृजन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो में। आगे भी मैंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिए हैं, जैसे देखिए, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सर्जित मुद्रा साख, इसका फॉर्मूला है हमारा 1/RR गुणा नकद कोष। ठीक है, 1/RR गुणा नकद कोष। ठीक है, नकद कोष, तो ये इसका फॉर्मूला है। अगर हमें बैंकों द्वारा सर्जित मुद्रा साख निकालनी है तो हमें ये फॉर्मूला लगाना होगा। दूसरा फॉर्मूला है हमारा मुद्रा गुणक और साख गुणक का। ये क्या होता है हमारा? 1/RR। ठीक है, RR हमारा क्या है? रिजर्व रेशो। ठीक है, RR क्या है हमारा? रिजर्व रेशो। तो जब हम लगाएंगे तो हम इससे मुद्रा गुणक या साख गुणक की वैल्यू निकाल सकते हैं। आगे की वाणिज्यिक बैंकों के कोषों की आवश्यकता RR, जिसका ऊपर जिक्र किया है, केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है। तो RR को कौन निर्धारित करता है? RR को निर्धारित करता है केंद्रीय बैंक। भारत में केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में यह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निश्चित किया जाता है। इसे नकद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो CRR, या विधिक आरक्षित अनुपात, लीगल रिजर्व रेशियो LRR भी कहा जाता है। ठीक है, तो RR को क्या क्या कहा जाता है? कैश रिजर्व रेशियो CRR, लीगल रिजर्व रेशियो LRR। ठीक है, तो वाणिज्यिक बैंक कानूनी तौर पर नकद आरक्षित अनुपात को बनाए रखने के लिए बाध्य होते हैं। सभी जो वाणिज्यिक बैंक है उनको CRR नकद आरक्षित अनुपात को बनाना जरूरी होता है। भारत में नकद राशि को वाणिज्यिक बैंक द्वारा नकद कोषों के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। ठीक है, जो CRR रिजर्व बैंक द्वारा निश्चित की जाती है तो अपनी गणना, नकद कोषों की गणना के आधार पर उतनी ही राशि वाणिज्यिक बैंकों को रिजर्व बैंक के पास रखनी होती है। उसे ही क्या कहते हैं? CRR। जैसे अगर CRR 3% है तो वाणिज्यिक बैंक अपने नकद कोषों का 3% RBI के पास रिजर्व के रूप में रखेंगे। बात करते हैं नकद आरक्षित अनुपात CRR की। नकद आरक्षित अनुपात से अभिप्राय वाणिज्यिक बैंकों के कुल जमाव से हैं जो वे नकद कोषों के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पास अवश्य रखते हैं। नकद आरक्षित अनुपात को देश के केंद्रीय बैंक द्वारा समय समय पर निश्चित किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि जितनी CRR होगी तो वाणिज्यिक बैंक अपने नकद कोषों का उतना प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास रखेगा, और वह ऐसा करने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य होता है, इसलिए इसे लीगल रिजर्व रेशो भी कहा जाता है, LRR भी कहा जाता है। अगला है हमारा वैधानिक तरलता अनुपात, जिसको हम क्या कहते हैं? SLR भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? इससे अभिप्राय तरल संपत्तियों से हैं जिसे वाणिज्यिक बैंक अपने कुल जमाव के किसी प्रतिशत के रूप में अपने पास अवश्य रखते हैं। ठीक है, इससे क्या है? देखिए, SLR क्या है कि बैंक अपने पास जो है प्रतिशत के रूप में रखते हैं, लेकिन CRR में क्या होता है कि उसे RBI के पास में रखना होता है। CRR की भांति SLR भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह कानूनी आवश्यकता है जिसे वाणिज्यिक बैंकों को पूरा करना होता है। जैसे CRR को वाणिज्यिक बैंकों को पूरा करना होता है, उसी तरह से SLR भी क्या है? एक कानूनी आवश्यकता है जिसे वाणिज्यिक बैंकों को पूरा करना होता है। आपको ध्यान रखना है कि SLR को जो है बैंक कुल जमाव के प्रतिशत के रूप में अपने पास रखते हैं। ठीक है, आगे है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि SLR में कौन से 3 घटक हमारे होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? नकद, स्वर्ण और प्रतिभूतियाँ। ये हमारे 3 घटक हैं जिनको SLR के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, तो अभी हमने CRR किया और SLR किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा प्राथमिक जमाएँ। क्या प्राथमिक जमाई किसे कहा जाता है? MCQ में आ सकता है कि लोगों द्वारा वाणिज्यिक बैंकों में जमा कराई गई नकद को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? प्राथमिक जमा कहा जाता है। MCQ के रूप में इसको पूछा जा सकता है।
यह लोगों द्वारा वाणिज्यिक बैंकों में कराई गई नकद जमा है। यह बैंकों की कुल जमा का एक भाग होता है। ठीक है, प्राथमिक जमा क्या है? लोगों द्वारा जो पैसा बैंक में जमा किया जाता है वही प्राथमिक जमा है, और ये बैंकों की कुल मांग जमा का एक भाग होता है। अगला है हमारा गौण जमाएं और द्वितीयक जमाएं। इन्हें द्वितीयक जमाएं भी कहा जाता है। उन जमाओं को कहते हैं जिनकी उत्पत्ति तब होती है जब बैंक द्वारा लोगों को ऋण दिया जाता है। ठीक है, जब बैंक लोगों को ऋण देते हैं उसके माध्यम से जो जिन जमाओं का निर्माण होता है उन्हें क्या कहा जाता है? गौण जमाएं अथवा द्वितीयक जमाएं कहा जाता है, और यह भी बैंकों की कुल जमा का हिस्सा होती है। इस प्रकार वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमा बराबर क्या हो गया? वाणिज्यिक बैंकों की प्राथमिक जमा प्लस वाणिज्यिक बैंकों की गौण जमा। ठीक है, दोनों को यदि हम जोड़ दें, प्राथमिक जमा और गौण जमाओं को, तो वाणिज्यिक बैंकों की कुल मांग जमाएं आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा केंद्रीय बैंक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय बैंक एक सर्वोच्च बैंक है। यह देश की संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है। देखिए, सबसे बड़ा बैंक कौन सा होता है देश में? केंद्रीय बैंक होता है, और जितनी भी बैंकिंग प्रणाली है उसे नियंत्रित करने का कार्य इस बैंक के द्वारा किया जाता है। यह नोट जारी करने की एकमात्र एजेंसी है तथा अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करता है। मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने का कार्य भी कौन करता है? केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक भारत में कौन सा है? आरबीआई है। केंद्रीय बैंक को भारत में रिजर्व बैंक के नाम से जाना जाता है। विश्व का पहला केंद्रीय बैंक 1668 में स्वीडन में स्थापित किया गया था। ठीक है, विश्व का पहला बैंक 1668 में स्वीडन में स्थापित किया गया था। आगे बढ़िए। अब हमारे केंद्रीय बैंक के कार्य। केंद्रीय बैंक हमारा क्या क्या कार्य करता है? ठीक है, तो पहला है इसमें नोट जारी करने का बैंक। देखिए, नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार केंद्रीय बैंक के पास में होता है, और वो केंद्रीय बैंक नोट जारी करने का प्राधिकारी होता है। एक देश के केंद्रीय बैंक को नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार प्राप्त होता है। यह केंद्रीय बैंक का करेंसी प्राधिकारी कार्य कहलाता है। केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए नोट असीमित विधि ग्राह्य अनलिमिटेड लीगल टेंडर होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखने की बात है कि केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए नोट जो है वो हमारे अनलिमिटेड लीगल टेंडर होते हैं। अगला कार्य है सरकार का बैंक। ठीक है, अगला कार्य क्या है हमारा? सरकार का बैंक। केंद्रीय बैंक सरकार के बैंक एजेंट व वित्तीय परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। केंद्रीय बैंक सरकार के बैंक एजेंट एवं वित्तीय परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। यह एजेंट के रूप में सरकार के लिए प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है। ठीक है, सरकार का बैंक इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह सरकार के लिए प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा पॉइंट नंबर 3 है हमारा साख का नियंत्रण। ठीक है, साख जो है, जो क्रेडिट है अर्थव्यवस्था में, उसका भी नियंत्रण केंद्रीय बैंक करता है। केंद्रीय बैंकों का केंद्रीय कार्य अर्थव्यवस्था में साख पूर्ति का नियंत्रण करना है। इसका अर्थ वाणिज्यिक बैंकों की साख सर्जन संबंधी क्रियाओं को नियंत्रित करके अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति को अधिक या कम करना है। ठीक है, तो वाणिज्यिक बैंक क्या करता है? साख सर्जन संबंधी क्रियाओं को नियंत्रित करता है और उससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति को अधिक या कम करता है। मुद्रास्फीति या अविस्फीति की स्थितियों का सामना करने के लिए सरकार को मुद्रा पूर्ति का नियंत्रण करना होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो केंद्रीय बैंक है वह अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति या अविस्फीति की स्थितियों का सामना करने के लिए मुद्रा पूर्ति पर नियंत्रण करता है। अगला है हमारा विदेशी विनिमय का संरक्षक। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज जो है हमारे, उसका संरक्षक कौन है? केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक देश के विदेशी विनिमय कोषों के संरक्षक के रूप में भी कार्य करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में विनिमय दर को स्थिरता प्रदान करने के लिए प्रबंधित ऋणशीलता का प्रयोग करता है। अब देखिए, इसमें एमसीक्यू में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि प्रबंधित ऋणशीलता का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है, सरकार के द्वारा किया जाता है, या वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा किया जाता है? मैंने जो एमसीक्यू इसमें कराए हैं उसमें मैंने एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है। जितने भी अभी तक एमसीक्यू पे मैंने वीडियो बनाई है उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर सीधा देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने के उपाय। मुद्रा की पूर्ति को कैसे नियंत्रित किया जाता है अर्थव्यवस्था में, उसके कुछ उपाय हैं। तो मात्रात्मक उपाय हैं, ठीक है, क्वांटिटेटिव, ठीक है, आइडियाज़ हैं, और कुछ है हमारे क्वालिटेटिव। तो सबसे पहले हम करेंगे कौन से? मात्रात्मक उपाय। इसमें सबसे पहले है बैंक दर।
आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को बिना किसी जमानत पर दिए जाने वाले ऋणों पर ली जाने वाली ब्याज दर को बैंक दर कहते हैं। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हमारा ये हुआ कि आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को जो ऋण दिए जाते हैं वह दो तरीके से दिए जाते हैं, एक तो जमानत के साथ में और एक जमानत के बिना। तो बिना जमानत के जो आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, उन ऋणों पर ली जाने वाली ब्याज की दर को ही क्या कहा जाता है? बैंक दर कहा जाता है, जो ऋण आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को बिना किसी जमानत पर दिए जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है हमारा? रेपो दर। रेपो दर हमारा क्या है? आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को बिना जमानत के ऋण नहीं दिए जाते, इनके लिए प्रतिभूतियों को जमानत के रूप में आरबीआई के पास रखा जाता है। ऐसे ऋणों पर ली जाने वाली दर को रेपो दर कहते हैं। अब इसका अर्थ क्या हुआ हमारा? इसका अर्थ देखिए, इसका अर्थ हमारा ये है कि जो आरबीआई है, जो जमानत के बिना जमानत के ऋण नहीं देता और प्रतिभूतियों को जमानत में रखकर आरबीआई के पास रखा जाता है। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि रेपो दर देखिए क्या होता है। पहली बात तो रेपो दर जो है वो अल्पकालीन ऋणों पर ली जाती है। रेपो दर में क्या होता है कि बैंक जमानत के आधार पर ही ऋण देता है, बिना जमानत पर ऋण नहीं देता। तो जब जमानत पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से कुछ रखता है और ऋण देता है, उन ऋणों पर ली जाने वाली ब्याज की दर को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? रेपो दर कहते हैं। सीआरआर मैंने आपको ऊपर बता दिया और एसएलआर भी मैंने आपको ऊपर बता दिया। सीआरआर क्या है हमारा? कैश रिजर्व रेशो, या इसको क्या कहते हैं? लीगल रिजर्व रेशो भी कहते हैं, आरआर भी कहते हैं, रिजर्व रेशो भी कहते हैं। यह जो है वाणिज्यिक बैंकों को अपनी नकद के 1% के रूप में आरबीआई के पास रखना होता है। एसएलआर बैंकों को अपने नकद कोषों के 1% के रूप में अपने पास रखना होता है। ठीक है, तो अब देखिए ये मुद्रा की पूर्ति को कैसे नियंत्रित करते हैं। देखिए, जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है और मुद्रास्फीति की स्थिति आ जाती है, तो बैंक दर, रेपो दर, सीआरआर और एसएलआर, इन चारों को बढ़ा दिया जाता है। तो जब ये बढ़ा दी जाएगी तब क्या होगा? अब बैंकों को, वाणिज्यिक बैंकों को ज़्यादा रिज़र्व अपने पास रखना पड़ेगा। ठीक है, अपने पास एसएलआर के रूप में भी ज़्यादा रिज़र्व रखना पड़ेगा और सीआरआर के रूप में रिज़र्व बैंक के पास भी ज़्यादा रिज़र्व रखना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या होगा कि वाणिज्यिक बैंकों के पास कैश कम होगा। ठीक है, कैश कम होगा तो क्या होगा? वो ऋण कम दे पाएंगे, और ऋण कम दे पाएंगे तो क्या होगा? अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति का क्या होगा? संकुचन होगा, और संकुचन होगा तो क्या होगा कि मुद्रास्फीति की स्थिति में सुधार होगा। ठीक है, इसके विपरीत यदि हम देखें, अविस्फीति की स्थिति आ जाती है, मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में सीआरआर और एसएलआर को क्या किया जाएगा? कम किया जाएगा। जब कम किया जाएगा तो क्या होगा? वाणिज्यिक बैंकों को रिजर्व बैंक के पास सीआरआर के रूप में कम धन रखना पड़ेगा, अपने पास भी कम धन रखना पड़ेगा, तो लोन ज़्यादा दे पाएंगे और इससे क्या होगा? अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रसार होगा, और मुद्रा का प्रसार होने से क्या होगा? अब स्फीति की स्थिति में सुधार होगा। ये तो हमने सीआरआर और एसएलआर के बारे में पढ़ा। अब देखिए बैंक दर और रेपो दर को कैसे मुद्रा की पूर्ति नियंत्रित करती है। देखिए, जब मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में ज़्यादा होगी, मुद्रास्फीति की स्थिति होगी, तो क्या किया जाएगा? बैंक दर और रेपो दर को बढ़ा दिया जाएगा। जब बैंक दर और रेपो दर को बढ़ा दिया जाएगा तो जो वाणिज्यिक बैंक होंगे वो क्या करेंगे? वाणिज्यिक बैंक फिर आरबीआई से ऋण कम लेंगे। क्यों ऋण कम लेंगे? क्योंकि ब्याज की दर ज़्यादा है। ठीक है, यदि हम अपने व्यक्तिगत तौर पे भी देखें कि ब्याज की दर ज़्यादा होगी तो हम ऋण कम लेंगे, तो ऋण कम लेंगे। ठीक है, ऋण कम लेंगे तो क्या होगा? अर्थव्यवस्था में पैसा कम पहुंचेगा। पैसा जब कम पहुंचेगा तो मुद्रास्फीति में सुधार होगा। अब यदि अविस्फीति की बात करें तो अविस्फीति में क्या होगा? अविस्फीति की स्थिति में बैंक दर और रेपो दर को कम कर दिया जाएगा। जब कम कर दिया जाएगा तो क्या होगा कि वाणिज्यिक बैंक ज़्यादा लोन लेंगे। ठीक है, ज़्यादा लोन लेंगे तो क्या होगा? वह ज़्यादा लोन दे भी पाएंगे, फिर उससे क्या होगा? अर्थव्यवस्था में पैसा पहुंचेगा, मुद्रा का प्रसार होगा। मुद्रा का प्रसार होने से मुद्रा की पूर्ति का जो संकुचन हुआ है, अविस्फीति की जो स्थिति आ गई है, उसमें सुधार होगा। ठीक है, एक इसका पांचवा जो बिंदु है, मात्रात्मक उपाय में बैंक दर हो गया, रेपो दर हो गया, सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया। अगला इसका बिंदु है हमारा खुले बाजार की क्रियाएं। ठीक है, खुले बाजार की क्रियाएं भी इम्पोर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा खुले बाजार की क्रियाओं को एमसीक्यू में इस तरीके से पूछा जा सकता है
कि ये मात्रात्मक उपाय या गुणात्मक उपाय है। तो खुले बाजार की क्रियाएं नाम से हमें लगता है कि ये गुणात्मक उपाय है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये गुणात्मक उपाय नहीं है, क्वालिटेटिव नहीं है, क्वांटिटेटिव है, मात्रात्मक है। खुले बाजार की क्रियाओं से अभिप्राय केंद्रीय बैंक द्वारा प्रतिभूतियों का खुले बाजार में बेचना तथा खरीदना है। प्रतिभूतियों को बेचने से केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में तरलता को सोख लेते हैं और प्रतिभूतियों को खरीदने से केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में तरलता छोड़ते हैं। अब इसका अर्थ क्या है? देखिए, जब प्रतिभूतियों को बेचते हैं तो क्या होता है, अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा होती है उसको सोख लेते हैं। ठीक है, सोख लेंगे तो क्या होगा, मुद्रास्फीति में सुधार होगा। और जब प्रतिभूतियों को खरीदते हैं तो केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में तरलता छोड़ते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, अपस्फीति में सुधार होगा। प्रतिभूतियों को बेचकर वह तरलता को सोखकर मुद्रास्फीति को ठीक किया जाता है। मैंने भी आपको भी यही बताया कि तरलता को सोखकर मुद्रास्फीति को ठीक किया जाता है, जबकि प्रतिभूतियों को खरीदकर तरलता को छोड़कर अपस्फीति को ठीक किया जाता है। तो देखिए, इसमें से एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा ये भी बनता है कि प्रतिभूतियों को बेचने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। एमसीक्यू में आपको ऐसे प्रश्न देखने के लिए अवश्य मिलेंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। देखिए, अब हमारे मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने के क्वांटिटेटिव मात्रात्मक उपाय हो चुके हैं। दूसरा हमारा क्या है, गुणात्मक उपाय है। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, गुणात्मक उपाय है। ठीक है, गुणात्मक उपाय, दो ही उपाय थे हमारे मुद्रा पूर्ति को नियंत्रित करने के। मात्रात्मक उपाय में मैंने आपको क्या क्या बताया, बैंक दर, रेपो दर, CRR, SLR और खुले बाजार की क्रियाएं। ठीक है, अब हम गुणात्मक उपाय करेंगे। गुणात्मक उपाय में पहला है सीमांत आवश्यकता। सीमांत आवश्यकता से अभिप्राय बैंक द्वारा दिए गए ऋण तथा जमानत वाली वस्तु के वर्तमान मूल्य के अंतर से होता है। ठीक है, सीमांत आवश्यकता क्या है हमारी, कि जब बैंक किसी को ऋण देता है तो ऋण के बदले में जो जमानत वाली वस्तु होती है उनके मूल्य के अंतर से, यानी कि बैंक ने कितना ऋण दिया और जमानत की वस्तु का मूल्य क्या है, दोनों का अंतर सीमांत आवश्यकता कहलाता है। दूसरा है साख की राशनिंग। साख की राशनिंग में क्या होता है, देखिए, साख की राशनिंग से अभिप्राय विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं के लिए साख की मात्रा का कोटा निर्धारित कर देना है। ठीक है, क्या है, साख की राशनिंग का अर्थ है, साख की राशनिंग से अभिप्राय विभिन्न व्यवसायिक क्रियाओं के लिए साख की मात्रा का कोटा निर्धारित करना, यानी कि निर्धारित कर दिया जाता है कि कौन सी व्यवसायिक क्रियाओं के लिए साख का कितना कोटा दिया जाएगा और उस कोटे से ज़्यादा किसी को भी नहीं दिया जा सकता। तो इससे ये क्या है, ये साख को नियंत्रित करने का एक गुणात्मक उपाय हो गया। मान लीजिए यदि मुद्रास्फीति की स्थिति है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ी हुई है और हमने साख का कोटा हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे या कम कर देंगे, हम कम कर देंगे। ठीक है, कम कर देंगे तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रसार कम होगा, मुद्रा का प्रसार कम होगा तो मुद्रास्फीति में सुधार होगा। इसके विपरीत यदि हम अपस्फीति की बात करें तो क्या होगा कि मुद्रा का जो साख का कोटा है वो व्यवसायिक क्रियाओं के लिए बढ़ा दिया जाएगा। जब कोटा बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा, अर्थव्यवस्था में मुद्रा ज़्यादा पहुंचेगी, मुद्रा का प्रसार होगा और मुद्रा का प्रसार होने से क्या होगा, अपस्फीति की स्थिति में सुधार होगा। नैतिक दबाव। ठीक है, नैतिक दबाव क्या है कि नैतिक बातचीत के द्वारा हम जो है मोटिवेट करते हैं इन स्थितियों को सुधारने के लिए। ठीक है, जैसे लोगों को मोटिवेट किया जाता है। अभी अगर हम देखें तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए एक स्कीम लाई गई थी कि वो अपनी LTC को कैश में परिवर्तित कर सकते हैं, तो वो भी क्या है, एक नैतिक उपाय है। ठीक है, तो देखिए, हमने अभी इस वीडियो में बैंकिंग से रिलेटेड जो सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो हमने कवर किए हैं और मैंने मुद्रा व बैंकिंग से रिलेटेड MCQ के 3 वीडियोस बनाए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, और तीनों में लगभग 20% मैंने लिए हैं, तो 60% आपके तैयार हो जाते हैं और मुझे नहीं लगता कि मुद्रा व बैंकिंग में आपका इससे ज़्यादा बाहर आएगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो MCQ के जो वीडियोस हैं वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे और इस वीडियो का जो मुद्रा वाला भाग है उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपकी कक्षा के अन्य बच्चों को भी आप इस चैनल को फॉरवर्ड करेंगे तो उन्हें भी ये महत्वपूर्ण पाठ पढ़ने के लिए मिलेगा। और हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।